हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी एसएसटी में सिविक्स का चैप्टर 4 लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व इसका दोबारा से पढ़ेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। आपके सिविक्स में बच्चों आपका चैप्टर 3 और 4 दोनों आएंगे। चैप्टर 3 का आपको अपने आप रिवीजन करना है बच्चों, चैप्टर 4 का मैं रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, और बच्चों आपको हिंदी में भी चैप्टर आपके जो रामायण यानी कि बाल राम कथा है जो उसका चैप्टर 5 और 6 अपने आप से आपको रीड करना है, अपने आप से आपको क्वेश्चन आंसर याद करने हैं। और ग्रामर में आपके 2 टॉपिक आएंगे, पर्यायवाची और वर्ण व्यवस्था। ठीक है, दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से पढ़ना है। और रामायण में से बच्चों आपको मैंने बीच में से भी क्वेश्चंस दिए हैं, और मैंने आपको बताया है कि मैंने आपके हर चैप्टर में, चाहे वो एसएसटी का हो कोई चैप्टर या फिर हिंदी का हो, बीच में से क्वेश्चंस बनाए हैं। इसलिए आपको अच्छे से हर चैप्टर को रीड करना है दोनों सब्जेक्ट्स में। ठीक है, और अच्छे से लर्न करना है, और क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग सब अच्छे से लर्न करने हैं आपको। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम इस चैप्टर को देखते हैं। चैप्टर 4 है आपका लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। तो बच्चों ये जो है चैप्टर आपका, ये कहानी से शुरू होता है। दक्षिण अफ्रीका की जगह है एक, वहाँ पे जहाँ पे कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत, अश्वेत, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है जैसे कि भारतीय है। तो वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के वहाँ पे एक जगह है जोहान्सबर्ग, वहाँ पे रहने वाली 11 साल की लड़की है माया नायडू। वो एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। तो उसमें उसे एक रजिस्टर मिलता है, स्क्रैप बुक जिसे आप बोलते हैं, वो मिलती है। तो उसमें देखती है कि वो 15 साल के लड़के की जो है बहुत सारी तस्वीरें थी। तो माया जो है वो अपनी माँ से उसका नाम पूछती है, तो उससे पता चलता है इसका क्या नाम था, हेक्टर नडलोऊ। ठीक है, तो वो अपनी माँ से पूछती है, उसकी माँ फिर उसे बताती है कि इसको जो है, इस बच्चे को पुलिस ने गोली मार दी थी। तो माया पूछती है, माँ इसको पुलिस ने गोली क्यों मार दी थी? तब माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून में शासित था। किस में शासित था? रंगभेद कानून में। और रंगभेद का मतलब होता है बच्चों त्वचा या चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, यानी कि जिसकी चमड़ी का त्वचा का रंग काला है उन्हें अश्वेत माना गया, जिनकी चमड़ी का रंग गोरा है उन्हें श्वेत माना गया। ठीक है, तो जो दक्षिण अफ्रीका में यह रंगभेद की नीति चलती थी, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलती थी बच्चों। उसमें क्या था, दक्षिण अफ्रीका की जो प्रजातियाँ थी वो इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय और अन्य प्रजातियों के दूसरे संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि जो श्वेत लोग थे उन्हें बहुत सुविधाएं दी गई थी, उनके लिए हॉस्पिटल्स अलग से थे, उनके रहने की जगह अलग से थी, और उनके लिए गाड़ियाँ, अस्पताल की गाड़ियाँ भी, मतलब बहुत कुछ। और जो अश्वेत थे उनके लिए कुछ नहीं था। उन अश्वेत लोग जो थे वो, उनके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड भी अलग से बने हुए थे। यानी कि श्वेत और अश्वेत की सब चीज़ें एकदम अलग अलग थी। अश्वेत जो लोग थे उनको सिर्फ वोट देने का अधिकार था, और जो देश की सबसे अच्छी ज़मीन होती थी वो भी श्वेत लोगों के पास होती थी। यानी कि बहुत ज़्यादा भेदभाव था। ठीक है, तो फिर क्या होता है, एक दिन कि दक्षिण पश्चिम हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। तो वहाँ पे जो लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। श्वेत लोग थे जो वहाँ के, कौन सी भाषा बोलते थे? अफ्रीकांस। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों जैसे क्वेश्चन बन गया कि श्वेत लोग कौन सी भाषा बोलते थे, तो कौन सी बोलते थे? अफ्रीकांस। इस तरीके से मैंने बीच बीच में से क्वेश्चंस बनाए हैं बच्चों, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको हिंदी में भी और आपको एसएसटी में भी, दोनों में अच्छे से रीडिंग करनी है, ताकि आपको बीच में जो क्वेश्चंस आए हैं वो आप अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो अफ्रीकांस जो थे वो भाषा बोलते थे, और हेक्टर जो था वो अपने भाषा सीखना चाहता था, उसकी भाषा थी जूलू। कौन सी भाषा थी? जूलू। तो वो उसी भाषा को सीखना चाहता था, लेकिन जो अब वो श्वेत लोग थे वो कह रहे थे कि नहीं, तुम जो है वो अफ्रीकांस सीखो। तो इसी बात को लेके दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों की बड़ी बेरहमी से पीटा। उन्होंने विरोध किया कि नहीं, हम तो अपनी भाषा सीखेंगे, हेक्टर ने और उसके साथियों ने। तो उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा। तो भीड़ में जो गोलियां चली, तो एक गोली हेक्टर को लग गई और वह मर गया। ठीक है, तो बच्चों अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता हैं नेल्सन मंडेला,
इन्होंने भी रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया है और इन्हें 1994 में सफलता मिली है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना, तब से सभी प्रजातियों के लोग बराबर माने जाने लगे। नेक्स्ट आपका है बच्चों भागीदारी। हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं, क्या आपको पता है? नहीं पता ना। आपने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, यानी कि जनता निर्णय लेती है। चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। अब आप लोग सरपंची का चुनाव दे रहे हैं, तो सरपंच को आप ही तो चुन रहे हैं ना। तो चुनाव में वोट देकर वे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। तो जो एक बार सत्ता में आ जाता है बच्चों, वो 5 साल तक, भारत में अवधि 5 वर्ष है, 5 वर्ष की होती है सरकार की। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर सत्ता में रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। भागीदारी के अन्य तरीके। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णय और नीतियों में लोगों के भाग लेने के और भी तरीके हैं, जैसे कि लोग देखते हैं कि सरकार किस तरीके से कार्य कर रही है। ठीक है, अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था, तो क्या हुआ था, जब वो बिजली का किराया बढ़ा दिया तो लोगों ने इसका बहुत तीखे तरीके से विरोध किया। और सरकार जो थी उन्होंने बहुत समझाया, लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए। तो सरकार जो थी उसे वो अपनी बिजली के दाम जो बढ़ाए थे वो वापस से घटाने पड़े, यानी अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। तो क्योंकि एक वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार हैं। ऐसे कई तरीके जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त करते हैं और सरकार को यह समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे धरना देकर, जुलूस निकालकर, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान। जो बात जिसकी सही लगती है वो उसी की तरफ जाने की कोशिश करता है और न्यायसंगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। अखबार, पत्रिकाएं, टेलीविजन जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार को जिम्मेदारी पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद है जहाँ यह सच है कि लोकतंत्र लोगों की भागीदारी को मौका देता है, वहीं यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को यह मौका नहीं मिल पाता। क्योंकि आप लोग देखो, जो गरीब हैं, अशिक्षित हैं, उन्हें तो ये लोग मौका मिल ही नहीं पाता है। महिलाओं को, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, इन लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। जो आंदोलन है इसी के जरिए, जो दलित है, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, इसी के जरिए, इन आंदोलनों के जरिए इनकी भागीदारी जो है वो हो पाती है। भागीदारी का एक तरीका यह भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार उसके काम करने के तरीके को चुनौती दे। अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और मजबूत होता है। यानी कि जब लोग देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो सही से चला रही है, नहीं चला रही है, तो उस बात में जो भाग लेते हैं, यानी कि अपने देश के प्रति सजग रहते हैं, तो गवर्नमेंट को भी काम अच्छे से करना पड़ता है। अगर हमने सही नहीं किया तो जनता जो है वो धरना देगी या जुलूस निकालेगी या हमारे प्रति भड़क जाएगी। तो इसलिए उन्हें अपने काम अच्छे से करने पड़ते हैं। ठीक है, विवादों का समाधान। आपने माया कहानी में पढ़ा कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। ऐसे इसलिए होता है कि एक समूह मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। यानी कि जब उन्होंने मान लिया था, जो पुलिस वाले थे, उन्होंने मान लिया कि इनको रोकने के लिए हमें अपना बल का प्रयोग करना पड़ेगा, तो उन्होंने क्या किया, पीटा और फिर क्या, गोलियां चलाई, तो उसमें वो मर गया। नेल्सन मंडेला, नहीं क्या नाम था उसका बच्चों, हेक्टर था, वो मर गया उसमें। विवाद तब उभरता है जब विभिन्न सांस्कृतिक धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। तब ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यानी कि हर इंसान जो होता है वो अपने तरीके से सोचने की कोशिश करता है कि ये मेरे फ़ायदे के लिए है तो ये मेरे लिए ठीक है। अब वो ये नहीं सोच रहा है कि ये चीज़ सामने वाले के लिए ठीक है या नहीं है। वो तो नहीं, मेरे लिए ठीक है तो सबके लिए ठीक होगी। तो भेदभाव वहीं पे उत्पन्न हो जाता है बच्चों, कि मतलब आप किसी पृष्ठभूमि से हैं, वो किसी पृष्ठभूमि से है, वो कहाँ रहा था, वो कैसे खाता है। मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, अब आप कहीं बाहर जाते हैं, आपको वहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता है, तो आपको ये लगता है नहीं यहाँ पे ऐसा खाना होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप साउथ की तरफ जाओ तो वहाँ पे साउथ इंडियन खाना मिलता है, तो आपको खाना पसंद नहीं है, तो आपको लगता है नहीं हमारे यहाँ भी हमारी तरह रोटी वगैरह मिलनी चाहिए, लगता है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि आपको वो चीज़ लग रही है, तो आप ये देखिए कि वहाँ के लोगों को यही खाते हैं, इसलिए वहाँ पे ये सब मिलता है। लेकिन आपको अपनी दिख रहा है कि नहीं, मेरा तो पेट नहीं भर रहा, मेरा तो नहीं मन कर रहा है इसे खाने का, तो इसलिए ये सही नहीं है। तो
इसी बात को लेके भेदभाव होता है। ठीक है, आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और समझें सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है। अब यहाँ पे इन्होंने बच्चों एक समाधान का बताया है। जो बच्चों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे विवाद के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी नदी है उसके पानी को लेकर जो विवाद चल रहा है। क्योंकि कर्नाटक में जो है कृष्णा सागर बांध में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई का काम आता है। इस पानी से बेंगलोर शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती है। कर्नाटक में जो कृष्णा सागर बांध है बच्चों, वहाँ पे जो बांध में भरा हुआ पानी वो कई जिलों की सिंचाई के काम आता है और इस पानी से बेंगलोर शहर की ज़रूरतें पूरी होती है। अब कर्नाटक वाला जो है हिस्सा, कर्नाटक जो है वो कहता है कि नहीं, ये जो है हमारा है। क्या ये जो कावेरी नदी है ये हमारी नदी है। और जो तमिलनाडु वाली राज्य सरकार, तमिलनाडु की सरकार है, वो कहती नहीं ये हमारी नदी है। तो उन दोनों के बीच वो अपना अपना हित देख रहे हैं, इसीलिए उन दोनों के बीच क्या है, भेदभाव या विवाद उत्पन्न हो रहा है। और तमिलनाडु के मैटूर बांध में भरे इसी जल नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई होती है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं। अब वो कैसे बने हुए? कर्नाटक का जो कृष्ण सागर बांध है वो तो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। कर्नाटक का जो कृष्ण सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है। और जो तमिलनाडु का मेटूर बांध है बच्चों, वो नदी के निचले छोर पर है। और जो मेटूर बांध है उसमें पानी तभी आएगा जब कर्नाटक वाले या जब कृष्णा सागर बांध से पानी जो है वो छोड़ा जाएगा, यानी जब कर्नाटक वाले पानी छोड़ेंगे तभी तमिलनाडु को पानी मिल पाएगा। तो इसी बात को लेके जो है विवाद रहता है। दोनों राज्य जो है वो अपने अपने लोगों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता। इससे विवाद उत्पन्न होता है, तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। नेक्स्ट है आपका समानता एवं न्याय। आपको समझ में आया हो किस तरीके से जो है राज्य स्तर की समस्याएं होती हैं। ये तो मैंने आपको एक अपनी नॉर्मल बताई थी, आपको मैंने जो बताई कि आप साउथ इंडियन में जाओगे, नॉर्मल एक समस्या बताई है जो राज्य स्तर की होती है, ये इस तरह की समस्याएं। ऐसी राष्ट्रीय स्तर की भी होती हैं। अब मान लो जैसे चीन कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है कि ये हमारा है। जो पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारा है, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है, तो वो राष्ट्रीय स्तर की समस्या ही हुई, क्योंकि दो देशों के बीच हो गई। और ये जो है दो राज्यों के बीच है, तो ये राज्य स्तर की समस्या हुई। ठीक है, इसके बाद आपका लोकतंत्र सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उसका न्याय समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय और समानता एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? अगर समानता रहेगी तो न्याय भी रहेगा, न्याय रहेगा तो समानता रहेगी। अगर आप सबको समान समझेंगे तो अपने आप ही न्याय हो रहा है, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। जो अस्पृश्यता का कानून जो था वो बच्चों, पहले उस पर तो कानून नहीं था वो, यानी कि उससे कानूनी अधिकार नहीं था, अब वो है जो कानूनी अधिकार बना दिया गया है। लंबे समय तक दलितों को शिक्षा, स्वास्थ्य में यातायात की सुविधाएं से वंचित रखा गया। इससे पहले भी यह थी कि उन सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। सार्वजनिक मंदिरों में घुसने तक नहीं दिया जाता था। आप देखिए, जो मंदिर थे उनमें नहीं घुसने दिया जाता। डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, आपने पढ़ा था कि अम्बेडकर के साथ कैसे छुआछूत की भावना हुई, पढ़ा था ना हमने बच्चों पिछले चैप्टर में। और कई अन्य लोगों ने जोर देकर कहा कि यह प्रथा अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त होता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करेंगे। कुछ यहाँ पे होता है जैसे लड़कों लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। हमारे समाज में ये आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की ज़्यादा करते हैं। इसका मतलब कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा गलत है। जैसे कहते हैं लड़का मान लो रात को बाहर घूम रहा है तो कहेंगे कोई बात नहीं, लड़का है आ जाएगा। वहीं अगर लड़की रात को बाहर घूम रही है तो क्या बोलेंगे? हमारे समाज में आज भी यही मान्यता है बच्चों, आप माने या ना माने, आज भी यही कहेंगे। अगर लड़की बाहर है शाम को या रात को, देखो कैसे घूम रही है बाहर, यही बोलते हैं सब। लेकिन वहीं अगर लड़का बाहर घूम रहा है तो कोई बात नहीं, आ जाएगा। यही होता है ना। लड़का अपने यार दोस्तों के साथ 2 घंटे 4 घंटे जा सकता है, लेकिन लड़की अगर 1 घंटा चली गई अपनी किसी फ्रेंड के साथ तो फिर बस यही होता है। जैसे भाई अगर बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन बहन को ही डांटेगा, तू वहाँ पे क्यों गई थी, तू वहाँ क्यों खड़ी थी, यही सब बातें होती है बच्चों हमारे समाज में आज भी। और लड़के को जो है लड़की से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है आज भी। तो इस तरीके से बच्चों जो है वो भेदभाव किया जाता है। ठीक है, आया समझ में आपको? अब आपको बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ, आपको अच्छे से चैप्टर रीड करना है ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएँ। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।